दोस्तों नमस्कार। क्या आपको कोविशील्ड के बारे में जो न्यूज़ आ रही हैं उसको सुन के, पढ़ के, देख के घबराने की ज़रूरत है? मेरा जवाब बहुत सिंपल है, नहीं। आप इस बात को लेके परेशान ना हो। अगर आप इस तरह की बातों से परेशान होने लगे, तो ना आप कुछ खा पाएंगे, ना आप सांस ले पाएंगे, ना आप अपना कोई भी तरह का ट्रीटमेंट या इलाज करवा पाएंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है। आप और हम, इंक्लूडिंग वैक्सीन्स, सब एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। वो एक रेंज में ऑपरेट करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन किनको और किस हद तक वो आपको डैमेज कर सकते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। नहीं तो अफवाहों के कारण आप अपनी जिंदगी में परेशान हो जाएंगे। वैक्सीन में जाने से पहले, वैक्सीन की डिटेल में जाने से पहले, मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आपकी और हमारी जिंदगी में रोज होती हैं, और हम उनको समझते भी हैं और परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते। अगर आप मूंगफली खाते हैं, जिसको पीनट्स बोलते हैं, तो आप इस बात को मान लीजिए कि आबादी में करीब 1.8 से लेकर 3.4, करीब 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनको पीनट से एलर्जी है। कभी आपने मूंगफली खाना बंद किया? आप खाते हैं, अगर आपको लगता है रिएक्शन हो रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर देते हैं। या अगर कभी रिएक्शंस के सिम्टम आते हैं, एलर्जी के सिम्टम आते हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर आप उस प्रोडक्ट को खाने से मना कर देते हैं या उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप गाय का दूध पीते हैं, तो समाज में 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनको काऊ मिल्क से एलर्जी है। अब आप कहेंगे दूध से एलर्जी कैसे? दोस्तों, बात बहुत सिंपल है, हमें इसका साइंस समझना होगा। हमारे बॉडी में कुछ तरह प्रोटीन है, इसी तरह से दूध में प्रोटीन है, इसी तरह से पीनट्स में प्रोटीन है, इसी तरह से मछली में प्रोटीन है, इसी तरह से नट्स में, जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनमें प्रोटीन है, इसी तरह से आप गेहूं में, आप ग्लूटेन फ्री की बात सुनी होगी आपने, उसमें प्रोटीन है। बहुत बार ऐसा होता है कि दो प्रोटीन आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं और एक एलर्जिक रिएक्शन दे देते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। ये इनकम्पेटिबिलिटी का एक सिग्नल है। दो चीजें मेल नहीं खाती, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको इस तरह के रिएक्शन या एलर्जी देखने को मिलती है। और एलर्जी जो है, आपके स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं, किसी और तरह की आपको खांसी भी हो सकती है, छींकें भी आ सकती हैं, कोई और तरह का इरिटेशन भी हो सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस और स्पेशली बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फूड लॉज हैं उसमें हम लिखते हैं, एलर्जेंस के नाम से डिक्लेरेशन देते हैं प्रोडक्ट में, कि अगर आपको फॉलोइंग चीजों में प्रॉब्लम है तो आप ये प्रोडक्ट ना खाएं। और ये एलर्जेंस बताना इसलिए जरूरी होता है कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो मेजॉरिटी के लिए। 95% लोग उससे सुरक्षित रहते हैं। 1, 2, 3% में अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रिकॉशन उन लोगों को लेना होता है, इसीलिए हमें उनको जानकारी देनी है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एंटीबायोटिक लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, करीब 9 से 11% लोग ऐसे हैं अलग अलग सोसाइटीज में जहां पे लोगों को रिएक्शन हो जाता है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास आबादी ऐसी है जिनको एंटीबायोटिक से भी रिएक्शन होता है। लेकिन आप देख के नहीं बता सकते। आप कहेंगे कि मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मेरे को रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब तक उस दवाई का ट्रीटमेंट या आपके जो बॉडी की प्रोटीन सेल्स हैं उनके साथ जब ये बाहर की चीज का इंटरफेस होता है, तो उसका रिएक्शन पता लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा, इवन यहां तक कि हेयर डाई के ऊपर भी लिखा होता है कि अगर आपको स्किन रिएक्शन होता है तो आप कृपया इस चीजों का इस्तेमाल ना करें। तो वो कहते हैं पहले आप कान के पीछे हल्का सा उसका डाई का कलर लगा के छोड़ दीजिए आधा घंटा, और देखिए कि आपके ऊपर क्या असर होता है। इसी तरह से बहुत सारे वैक्सीन में आपने देखा होगा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ये बोलते हैं कि हमने थोड़ा सा डोज लगाया है,
आप अभी आधा घंटा पौना घंटा इंतजार करिए बाहर वेटिंग रूम में। वो क्यों करवाते हैं? वो इसीलिए करवाते हैं, देखने के लिए कि कहीं आपको उस वैक्सीन का या दवाई का या ट्रीटमेंट का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। और जब वो देखते हैं आधे घंटे तक आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कंट्रोल डोज दी जाती है, तो उस स्थिति के अंदर समस्या ये होती है कि आपको जब पता लग जाता है कि कोई रिएक्शन नहीं है तो आपको कंप्लीट डोज देते हैं, और अगर लगता है कि रिएक्शन है तो फिर आपको वो डोज नहीं दी जाती, आपका ट्रीटमेंट बदला जाता है। ये है पूरा बायोलॉजिकल साइंस और उसके ट्रीटमेंट का इलाज। अब कोविड की स्थिति में क्या होता है, और जो कोविशील्ड है, जो WHO के पास आंकड़ा है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें भी यही चीजें बहुत क्लियरली बताई गई। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि वहां पे भी पैनिक ना हो, लोग इस बात को समझें। कोविशील्ड का जो डेटा WHO ने जो ट्रायल्स करी, उसमें यह पाया गया कि 22 दिन तक कोई रिएक्शन किसी को नहीं हुआ। और जो दूसरा ट्रीटमेंट है, सेकेंड डोज जो दी जाती है, वो 4 से 12 हफ्ते के बीच में रिकमेंडेड है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन का जो एक स्टडी टाइम होता है, उसके अंदर एस्ट्राजेनेका की जो दवाई है उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब ये क्या सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने वहां के लोगों के लिए किया? ऐसा नहीं है। उन्होंने अलग अलग देशों में इस पे ट्रायल ली। फिर वही बात आती है कि अलग अलग देशों में लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारा जेनेटिक प्रोफाइल अलग अलग एरिया में अलग अलग है। अगर मैं ये कहूं कि जो यूके की पॉपुलेशन है वो यूरोप का रिप्रेजेंटेशन है, तो जो ब्राजील की पॉपुलेशन है वो लैटिन अमेरिका और सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में ट्रायल किया, जिससे जो बाकी जेनेटिक प्रोफाइल है वो उसको मैच कर जाए। तो वर्चुअली इन 3-4 जगह पर ट्रायल करने से ये पता लग जाता है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जो लोग रहते हैं उनका जेनेटिक प्रोफाइल सिमिलर होगा, और अलग अलग डोमेन में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन सेफ होगी। ये एक एजम्पशन लेके ट्रायल किया जाता है, और ये बात बार बार WHO के जो डेटा है अगर आप उसमें देखें, अब आप कहेंगे कि हम WHO के डेटा नहीं मानते, तो वो बात अलग है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां तक कोविड वैक्सीन की बात है, मैं वापस उसी पे आ रहा हूं। क्या कोविड वैक्सीन जो कोविशील्ड थी, क्या वो 100% एफिकेसी की थी? नहीं थी। वो सिर्फ 63.09%, 63% इफेक्टिव या एफिकेसी उस वैक्सीन की मानी गई। जनरली कोई भी वैक्सीन अगर 60% या उससे ज्यादा इफेक्टिव होती है तो उसको कमर्शियल रिलीज के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हम कभी भी 100% की बात नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 लोगों को वैक्सीन दी है तो 63 लोग ऐसे हैं जिसपे वैक्सीन पहली बार में ही कारगर हो जाएगी। अब बचे बाकी 37% लोग, इसीलिए सेकेंड डोज दी जाती है कि जो उसमें बचे हुए लोग रह गए उनकी भी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ऑलमोस्ट 90-95% लोगों को कवर अप हो गया। सेकेंडली, बाकी जो पॉपुलेशन बचती है वो हर्ड इम्यूनिटी बोली जाती है, कि वो अपने आप भी रिकवर कर लेते हैं। ऑफिशियली अगर देखें कि हाँ कितने लोगों के ऊपर इसका रिएक्शन हो सकता है, तो अलग अलग आंकड़े हैं कि 50,000 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसके लिए ये वैक्सीन सेंसिटिव हो सकती है, या ये कहा गया है कि 0.002%। अब सवाल इस बात का है कि अगर आपको 50,000 लोगों की जिंदगी कोविड से बचानी है, अब आपको ये नहीं पता कि उसमें से कौन एक आदमी है जिसको ये वैक्सीन रिएक्ट कर सकती है या उसका साइड इफेक्ट आ सकता है, तब आप क्या करेंगे? आप पूरे 50,000 को लगाएंगे और साथ में ये बताएंगे कि अगर किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो वो हाथ खड़ा करे या कम्युनिकेट करे कि मेरे को वैक्सीन लगाने के बाद ये दिक्कतें आ रही हैं और ये सिम्टम्स मेरे को नजर आ रहे हैं, उसका फिर तुरंत इलाज किया जाता है। अगर हम 100% परफेक्शन पे गए तो आप समझिए कि 50,000 लोग जो कोविड बीमारी के लिए सेंसिटिव थे और जो मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था कोविड का, तो कितने लोग मरते। तो ये एक ट्रेड ऑफ होता है कोई भी मेडिकल साइंस में, कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बचाने के लिए आप एक रिसर्च करते हैं और आप कार्रवाई करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पोलियो डोज, हमने पूरे देश में कैंपेन चलाया,
पोलियो डोज का साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपको पैरालिसिस हो जाए। तो क्या हमने पोलियो डोज को रोका? ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी हजारों में किसी एक बच्चे को रिएक्शन होगा और उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी हजारों बच्चों की तो जिंदगी बच गई पोलियो से। ये बात हमें समझनी होगी। तो इस तरह का ट्रेड ऑफ बहुत जरूरी होता है। अब सवाल इस बात का है कि भारत में हमको क्या करना चाहिए और प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए, एक बात कही गई है कि जो कोविशील्ड है, जिसको भारत में भी लगाया गया, मैंने भी लगवाई, ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड मैंने नहीं लगवाई, मैंने भी लगवाई, लेकिन मैं पैनिक में नहीं हूं, क्योंकि लॉजिकल प्रोसेस है। इसमें आप इस बात को समझिए कि आपके अंदर प्रोबेबिलिटी ये है 1 in 50,000 कि शायद आपको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो सिचुएशन है, ये 50,000 में एक, जैसा मैंने कहा कि 0.002%। अब 50,000 में क्या वो बदकिस्मत मैं हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम बाकी 50,000 लोगों की तो जिंदगी बची, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रेड ऑफ आपकी लाइफ का होता है। लेकिन अगर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं दूसरा ट्रीटमेंट करके अपनी उस ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाऊंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वैक्सीन है आपने, जिसके कारण आपने इसको लिया है, वो लीगल प्रोसेस से परमिटेड है। सारे मानदंडों को माप के क्लियर करके फिर वैक्सीन का अप्रूवल होता है। तो आप इस बात से निश्चित रहिए कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग होता क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है। और ये हर शरीर में नहीं होता, किसी किसी शरीर में होता है। हो सकता है कि वो जो उसका शरीर है व्यक्ति का, वो दूसरों के शरीर से अलग हो। होता क्या है कि जनरली आप जो वैक्सीन लगाते हो वो आपकी मसल्स में लगता है, लेकिन कभी कभी वो मसल से जो डोज है, अगर कोई ऐसा बॉडी में कारण है जिसके कारण उसकी मसल से कोई फ्रेगमेंट निकल के ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, और ये तभी होता है जब या तो व्यक्ति की अपनी ही इंटरनल कोई चैलेंज हो, उसकी अपनी बॉडी में कोई चैलेंज हो, जिसके कारण, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं जैसा हूं वो वैसा हूं, उसमें कोई सरकार को या किसी कंपनी को या किसी डॉक्टर को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो बॉडी की रचना है वो गॉड गिफ्टेड है। अच्छी है या खराब है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, इसीलिए हम सब यूनिक है। इस बात को लेके कि जो कारण जो है उसमें या तो कभी कभार जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स जरूरत होती है इम्यूनिटी बिल्डिंग की, और कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। क्योंकि अगर वैक्सीन का कोई पार्ट, मान लीजिए ब्लड के अंदर फ्रैक्शन भी चला गया, तो बॉडी को ऐसे लगता है कि कोई उसमें इन्वेजन हो गया है। इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन उसी बीमारी के जो वायरस हैं उसको डीएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, दही जमाते हैं, दूध के अंदर जो हम कल्चर डालते हैं, पुरानी दही का एक हिस्सा दही में डालते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाए और दही जम जाए। इसी तरह से वैक्सीन होता है। उसी बीमारी के वायरस को लेके कंट्रोल्ड मेजर में हेल्दी बॉडी में डाला जाता है, ताकि बॉडी को ये समझ में आ जाए कि इस तरह की अगर बीमारी हुई तो आप लड़ने के लिए तैयार रहो। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का तरीका है। तो जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि कोई फ्रेगमेंट, छोटा सा हिस्सा भी अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो बॉडी को ये लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो वो बॉडी उस वैक्सीन पे मिलके अटैक करने लगती है। उस कारण से कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो इम्यूनिटी का काम करते हैं, तो वो उस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्लॉटिंग हो जाती है। और इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के हिसाब से जानते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, मैं साइंटिफिक जार्गन्स यूज नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा। और जब ब्लड स्ट्रीम में वो चला जाता है, तो वो जो वैक्सीन का टुकड़ा है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, और जितने भी प्रोटीन हैं उससे रिलेटेड जो प्लेटलेट्स फैक्टर्स हैं, वो उस पर जब अटैक करते हैं, क्योंकि उसके लिए तो फॉरेन बॉडी हो गई, तो वहां पे फिर वो क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। और ये कब होता है, जब बॉडी का जो प्रोटीन है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं पता कि ये वैक्सीन है या वायरस है, क्योंकि उसको नहीं पता। उसके लिए तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो उसको बीमारी समझ के उस पर अटैक करेगा। ये आपको नेचर की जो फैंटास्टिक इंजीनियरिंग है ये समझनी होगी।
तो इस बात को हमें समझना होगा। तो इस तरह के वायरस कभी कभी बॉडी के इम्यून सिस्टम को फॉल्स सिग्नल दे देते हैं, जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस कारण वो जब ब्लड स्ट्रीम में उस बीमारी को अटैक करने लगते हैं तो वहां क्लॉटिंग हो जाती है। इसीलिए आप अगर हेल्दी हैं, आप अगर वैक्सीन लगवा चुके हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, आप निश्चित रहिए आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कभी आपको कोई सिम्टम समझ में आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेकिन पैनिक मत करिए। जरूरत से ज्यादा मेडिकेशन पे मत जाइए, उसके अपने साइड इफेक्ट हो जाते हैं। इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो क्या था, कोविड से इन्फेक्शन और उससे मौत की संभावनाएं कई गुना ज्यादा थी। अब चॉइस है कि वैक्सीन लगाऊंगा तो शायद मेरे को ये लगता है कि मेरी जो डेथ की संभावना है वो 50,000 में एक है, लेकिन अगर मैं वैक्सीन नहीं लगाता तो शायद मैं 100 में एक होता या मैं 1000 में एक होता। तो क्या रिस्क है? आपको 1000 में एक बनने में ठीक था या 50,000 में एक बनने में ठीक था? ये प्रोबेबिलिटी है। कभी कभी हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने क्योंकि वैक्सीन को अवॉइड किया विदेशों में, ये कह के कि नहीं इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनफैक्ट वैक्सीन से नहीं कोविड से मर गए, क्योंकि वो इस रेजिस्टेंस में थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस पूरे सिचुएशन को पैनिक में करने की जरूरत नहीं है। आपस में आप निश्चित रूप से चर्चा करिए। कोविड के बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मल्टीनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है। अगर कोई भी तरीका साइंटिफिक मेथड से ईमानदारी से फॉलो किया जाता है, प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं और उसके बाद वैक्सीन को अप्रूवल मिलती है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी सरकार, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अपने पेशेंट्स को, अपने सिटीजन्स को ऐसी दवाई दे जिससे वो मरे, क्योंकि लायबिलिटी बहुत भयंकर हो जाती है। तो ऐसी मूर्खता कोई नहीं करेगा। हाँ, केसेस होते हैं, लेकिन वो नेचुरल फिनोमेना है। जैसा मैंने आपको कहा, दूध पीने से भी एलर्जी है, इवन पीनट खाने से भी लोग मरे हैं, ऐसे भी केसेस हैं। मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। तो इसलिए पैनिक ना करें, आराम से रहें। अगर कोई सिम्टम है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, रिलैक्स एंड एंजॉय द लाइफ। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम।